बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल एनालिसिस के कोर्स में ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम ओपन सेट, कन्वर्जेंस, कंप्लीटनेस और इन चीज़ों से मुताल्लिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ ओपन बॉल, क्लोज बॉल या सफ़ेयर से क्या मुराद है। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एक पॉइंट हम इसमें से ले लेते हैं। गिवन अ पॉइंट x naught belong to capital X and a number r greater than 0। क्या है कि एक एलिमेंट हमने x से फिक्स कर लिया और एक पॉजिटिव नंबर ले लिया r। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम तीन किस्म के सेट बनाने वाले हैं। एक ये है b, x नॉट एंड r। इसमें एलिमेंट्स किस तरह के हैं? इसमें मैट्रिक स्पेस के वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका x नॉट के साथ डिस्टेंस लेस देन r है। मीन दोज x in x such that distance between x and x naught is less than r। इस सेट को कहा जाता है ओपन बॉल। ओपन बॉल विद सेंटर x नॉट एंड रेडियस r। ओके, एक और सेट हम यहाँ डिफाइन करते हैं b टिल्डा, या इसके ऊपर बार लगा दीजिए, x नॉट एंड r। इसमें मैट्रिक स्पेस के वो वाले एलिमेंट्स हैं सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड x नॉट इज लेस देन और इक्वल टू r। ओपन बॉल में क्या था कि ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस लेस देन r था, यहाँ पर इक्वल r भी हो सकता है और लेस देन r भी। ये क्या है? इसे क्लोज्ड बॉल कहा जाता है। क्लोज्ड बॉल विद सेंटर x नॉट एंड रेडियस r। एक और सेट डिफाइन करते हैं s ऑफ x नॉट एंड r। इसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं x in x सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड x नॉट इज एग्जैक्टली इक्वल टू r, जिसे कि स्फीयर कहा जाता है। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, एरवन क्रिस्जिक की बुक, उसमें ये स्टैंडर्ड नेम है। बुक के चेंज करने से इनके नाम बदल भी सकते हैं। जैसा कि अगर आप जेडर भट्टी की किताब देखें तो उसमें इसको वो ओपन स्फीयर भी कह रहे हैं, तो हमें उससे कंसर्न नहीं है। हम अपनी स्टैंडर्ड बुक के मुताबिक इनके नाम दे रहे हैं। ये ओपन बॉल विद सेंटर x नॉट एंड रेडियस r, क्लोज्ड बॉल विद सेंटर x नॉट एंड रेडियस r एंड स्फीयर विद सेंटर x नॉट एंड रेडियस r। ओके, यहाँ से अगर हम इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री देखें, समझाने के लिए सिर्फ मैं ये बना रहा हूँ, वरना ज़रूरी नहीं होता कि मैट्रिक स्पेसेस में ये इसी तरह से ही हो। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है x। इसमें हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं x नॉट और नंबर एक फिक्स कर लेते हैं r के, ये रहा r, यानी इतना डिस्टेंस है, इतनी लेंथ है। तो अगर हम ओपन बॉल की बात करें तो ओपन बॉल में तो मैट्रिक स्पेस में वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका x नॉट के साथ डिस्टेंस लेस देन r है। यानी यूं कहें कि कोई भी एलिमेंट x ओपन बॉल विद सेंटर x नॉट व रेडियस r में तब होगा जब उस पॉइंट और x नॉट के दरमियान डिस्टेंस लेस देन r हो। उसी ऊपर वाले को मैंने एक और तरह से लिख दिया। ओके, तो यहाँ अगर हम डिस्टेंस r फिक्स कर लें तो इसका मतलब यह है कि इसके गिर्द वो वाले तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस लेस देन r है x नॉट के साथ। सॉरी, ये थोड़ी सी ये बना लेते हैं हम। ये वाला जो डिस्टेंस है ये r है यहाँ तक। तो इसके अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स शामिल हैं वो जो एक सेट बनाएंगे उसको ओपन बॉल विद सेंटर x नॉट एंड रेडियस r कहा जाएगा। अब क्लोज बॉल की अगर बात की जाए तो क्लोज बॉल में वो वाले पॉइंट्स भी शामिल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो पॉइंट्स भी हैं जिनका डिस्टेंस एग्जैक्टली r हो, यानी ये वाले पॉइंट्स भी शामिल होंगे, ये जो बाउंड्री पे हैं। और अगर सफ़ेयर की बात की जाए तो उसमें सिर्फ यही पॉइंट्स हैं जिन्हें अभी मैंने शेड किया, यानी सिर्फ बाउंड्री वाले पॉइंट होते हैं, बाकी पॉइंट्स नहीं होते। तो एक बात तो यहाँ बड़ी वाज़ेह है कि अगर हम ओपन बॉल विद सेंटर x नॉट एंड रेडियस r
और इसका यूनियन लें स्फीयर के साथ विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर, तो ये हमारे पास बन जाता है क्लोज्ड बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर। अब ये तीनों ऐसे सेट्स हैं जिनमें बल्कि सिर्फ ओपन बॉल बी ऑफ एक्स नॉट एंड रेडियस आर, और अगर इसका इंटरसेक्शन लिया जाए स्फीयर के साथ सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और एक और चीज़ देखी जाए कि ओपन बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर इज सबसेट ऑफ क्लोज बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर। ओके, हम एक एग्जांपल की मदद से ये देखते हैं कि ओपन बॉल किस तरह की होती है। फॉर एग्जांपल हम मेट्रिक स्पेस ले लेते हैं डिस्क्रीट। अगर डिस्क्रीट मेट्रिक ली जाए, मुख्तलिफ मेट्रिक में ओपन बॉल डिफाइन किए जा सकते हैं, उनकी ज्योमेट्री अलग हो सकती है। ओपन बॉल होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमारे पास जो फिगर बनेगी वो हमेशा एक सर्कुलर शेप है। वो कुछ और शेप में भी हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, या कोई इरेगुलर शेप भी हो सकती है। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में हम ये देखना चाह रहे हैं कि ओपन बॉल, क्लोज बॉल और स्फीयर किस तरह के होते हैं। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस किस तरह से डिफाइन होती है कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट हो और फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया जाए कि डी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो मैं इससे पहले एक वीडियो में ये बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें ओपन बॉल किस तरह के होते हैं। तो ओपन बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर ये होगी, इसमें या तो ये सिंगल्टन एक्स नॉट होगी, कब, जब आपके पास आर लेस देन और इक्वल टू 1 हो, और मुकम्मल स्पेस एक्स होगी जब आर ग्रेटर देन 1 हो। ओके, क्योंकि अगर आर लेस देन और इक्वल 1 की बात की जाए तो हमें ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिनका एक्स नॉट के साथ डिस्टेंस लेस देन 1 हो। तो लेस देन 1 सिर्फ 0 हो सकता है, इसका मतलब यह है कि उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो एक्स नॉट है। इसी तरह अगर डिस्टेंस आर 1 से ग्रेटर है तो उसमें ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जिनका डिस्टेंस 1 है और ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जिनका डिस्टेंस 0 है। 0 होने का मतलब यह है कि वो एक्स नॉट खुद, और 1 होने का मतलब यह है कि वो तमाम पॉइंट्स जो एक्स के इक्वल नहीं हैं, यानी पूरी मैट्रिक्स स्पेस एक्स हो जाएगी। ओके, अगर हम क्लोज बॉल की बात करें, क्लोज बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर, तो चले हम इसमें फिक्स कर लेते हैं कि आर भी कोई एक नंबर है जो कि 1 मान लेते हैं। अगर ये 1 है तो इसमें मैट्रिक्स स्पेस के ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट के साथ लेस देन और इक्वल टू 1 है। अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इक्वल 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इट मीन होल स्पेस एक्स है। इसी तरह अगर हम रेडियस चेंज करें एक्स नॉट एंड रेडियस कर दें 0.9, तो इसका मतलब ये है ऐसे पॉइंट्स एक्स इन एक्स such that distance between x and x naught is less than or equal to 0.9। अब 0.9 से जो कम डिस्टेंस है वो तो 0 है, क्योंकि दो ही डिस्टेंस डिफाइंड है, या 0 है या 1 है। अब हमें ये बताया गया कि डिस्टेंस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.9, इट मीन शुड बी 0, और 0 होने का मतलब यह कि उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि एक्स नॉट है। तो इसमें हम क्लोज बॉल को अगर जनरली लिखना चाहें तो क्लोज बॉल कुछ इस तरह की होगी, बी close ball with center x naught and radius r will contain singleton x naught if r is less than 1 not equal 1। अब क्योंकि जब इक्वल 1 होगा, r इक्वल और ग्रेटर देन 1 होगा, तो फिर ये मुकम्मल स्पेस x होगी। ओके, और अगर स्फीयर की बात की जाए, स्फीयर विद सेंटर x नॉट एंड रेडियस मान लें कि 1 है। ओके, इसका मतलब ये है कि ऐसे पॉइंट्स x such that distance between x and x naught is equal to 1। तो इक्वल 1 में तो ऐसे तमाम पॉइंट्स हो सकते हैं जो x नॉट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुकम्मल स्पेस x एक्सेप्ट x नॉट। ओके, इस तरह और रेडियस फिक्स करके भी स्फीयर बनाए जा सकते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एन ओपन सेट मैट्रिक स्पेस में, कि let XD be a metric space
okay, a subset M of X is called open if for all X belonging to M there exists some open ball with center X and radius R such that the open ball with center X and radius R is subset of M। क्या कहा गया इस डेफिनेशन में कि एक मीट्रिक स्पेस एक्स डी है, एम उसका एक सबसेट है, तो वो सबसेट ओपन तब कहलाएगा जब उसके हर पॉइंट के लिए उसके गिर्द एक ऐसी ओपन बॉल बनाई जा सके जो उसी का सबसेट हो, उस सेट का सबसेट हो। यानी कोई ऐसा पॉजिटिव आर मिलना चाहिए कि उस रेडियस की ओपन बॉल बनाई जाए तो वो उस सेट एम का सबसेट हो। अगर यूं हम इसको थोड़ा सा फिगर बनाकर देखना चाहें तो कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस एक्स है, ये उसका कोई एक सबसेट है एम। अब ये एम ओपन तब होगा जब इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लिया जाए तो उसके गिर्द एक ओपन बॉल बन जानी चाहिए जो दोबारा उसी सेट एम का हिस्सा हो। यहाँ पर एक पॉइंट लें तो इसके गिर्द एक ओपन बॉल बन सकती है, यहाँ पर एक पॉइंट लिया जाए तो उसके गिर्द ओपन बॉल चाहे जितने भी छोटे रेडियस की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक ऐसी ओपन बॉल ज़रूर बननी चाहिए जो मुकम्मल तौर पर उस सेट के अंदर ही लाई करती हो, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो सेट ओपन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक और सेट ए लेने लगा, ये ए ओपन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम इसमें से एक पॉइंट ये वाला पॉइंट लें तो इसके गिर्द जो भी ओपन बॉल बनाएंगे, जितने मर्जी छोटे रेडियस की ओपन बॉल बनाएंगे, उसमें सेट ए से बाहर से भी कुछ पॉइंट्स शामिल होंगे। इसका मतलब ये है कि दिस ए इज़ नॉट क्लोज्ड। ओके, और ये एम जो है ये क्लोज है। ओके, क्लोज सेट कैसे सॉरी ओपन है, सॉरी मैं यहाँ क्लोज बोल गया हूँ, तो ये ओपन की बात हम कर रहे थे। क्लोज सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसका कंप्लीमेंट ओपन हो। A subset K of a metric space X is called closed if complement of K mean X minus K, X में से उस K के एलिमेंट्स को निकाल दिया जाए। If this is open then K is called closed। तो हमें क्लोज के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम ओपन सेट की मदद से ही क्लोज सेट को डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसका कंप्लीमेंट ओपन हो वो क्लोज होगा। इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि ओपन सेट का कंप्लीमेंट एक क्लोज सेट होता है। ओके, तो एक दो रिजल्ट्स हैं यहाँ से कि एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, ओपन बॉल इज ओपन सेट एंड क्लोज्ड बॉल इज क्लोज्ड सेट। ये एक वीडियो में मैंने मुकम्मल डिटेल में डिस्कशन किया इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज नेबरहुड। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट से क्या मुराद है? एन ओपन बॉल बी विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस एनी एप्साइलन, एप्साइलन कोई भी पॉजिटिव नंबर है, एक्स नॉट मीट्रिक स्पेस एक्स का ही कोई एक एलिमेंट है, तो ये जो ओपन बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस एप्साइलन है, दिस इज कॉल्ड एप्साइलन नेबरहुड। एप्साइलन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, कि किसी भी पॉइंट के गिर्द ओपन बॉल बना दी जाए तो वो जिस रेडियस की ओपन बॉल है वो उतना नेबरहुड कहलाता है। ओके, ये तो है एप्साइलन नेबरहुड। और अगर सिंपली नेबरहुड की बात की जाए तो कोई सा ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एप्साइलन नेबरहुड मौजूद हो वो सेट नेबरहुड कहलाता है। जैसे एग्जांपल की हम यहाँ देखते हैं कि अ सेट एम इज कॉल्ड नेबरहुड of x naught belonging to M if
any open ball with center x naught and radius epsilon is subset of M. For any epsilon. क्या कहा गया है कि कोई भी यानी उस पॉइंट के गिर्द किसी भी रेडियस की ओपन बॉल बनाई जाए और उसका जो भी सुपर सेट होगा वो उस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। ऊपर वाले और नीचे वाले नेबरहुड में फ़र्क यह है कि ऊपर वाले को एप्सिलॉन नेबरहुड या फिर ओपन नेबरहुड भी कहा जाता है और नीचे वाले में ये जो सेट M है इसका ओपन होना ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी ओपन। ये कोई क्लोज सेट भी हो सकता है, ओपन सेट भी हो सकता है, या कोई ऐसा सेट भी हो सकता है जो ना तो ओपन हो और ना ही क्लोज हो। ओके, नेक्स्ट एक रिजल्ट है कि इफ n इज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x नॉट एंड M is a set which is superset of n, then M is also neighborhood of x नॉट। देखिए नेबरहुड को अगर हम यहाँ थोड़ा सा डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास एक सेट है, मीट्रिक स्पेस है x, इसके अंदर ये एक पॉइंट है x नॉट। अगर हम x नॉट के गिर्द एक ओपन बॉल बनाएं, ये एक ओपन बॉल है जिसका रेडियस एप्सिलॉन है, तो ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर ये ओपन बॉल मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये सेट है जी n, तो दिस n इज अ नेबरहुड ऑफ x नॉट। और अगर इस n से भी हम बड़ा कुछ सेट लें, फॉर एग्जांपल ये सेट m है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम इसमें से इस n को निकाल भी दें तो x नॉट के गिर्द एक ओपन बॉल है और वो ओपन बॉल सेट m के अंदर मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि m इज आल्सो नेबरहुड ऑफ x नॉट। ओके, इसके बाद हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज इंटीरियर। यहां एक रिजल्ट इससे पहले हम लिख सकते हैं कि अ सेट M is open if and only if M is neighborhood of each of its points, एक ऐसा सेट जो अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड हो वो ओपन होता है, और अगर एक सेट ओपन हो तो वो अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर सेट की। इंटीरियर पॉइंट क्या है कि लेट M बी अ सबसेट ऑफ x, x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन अ पॉइंट x naught belong to M is interior point of M if M is neighborhood of x naught। पहले हम बात कर चुके हैं कि एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग नेबरहुड फाइंड कर रहे थे, यानी एक सेट फाइंड कर रहे थे। अब हमारे पास एक सेट है, तो एक सेट जिन जिन पॉइंट्स का नेबरहुड होता है वो तमाम पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं। या हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि x नॉट बिलोंग टू M इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A if there exists some epsilon greater than 0 such that an open ball with center x naught and radius epsilon is subset of M। कि जिस पॉइंट के गिर्द ओपन बॉल मुकम्मल तौर पर M में मौजूद हो तो वो पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। तो वैसे ऊपर हम ये देख चुके हैं कि एक सेट ओपन तब होता है जब उसके हर पॉइंट के गिर्द ओपन बॉल बनाई जा सके और वो ओपन बॉल मुकम्मल तौर पर M में मौजूद हो। तो हम यहाँ एक रिजल्ट के तौर पर ये लिख सकते हैं कि M इज ओपन if and only if each point of M is interior point of M। जैसे हमने ऊपर रिजल्ट ये लिखा है कि सेट M is open if and only if M is neighborhood of each of its points,
यहाँ यही कहा है कि ईच पॉइंट ऑफ एम इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एम। तो ये दोनों पैरेलल इक्विवेलेंट रिजल्ट्स हैं। अच्छा, एक सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हो सकते हैं उसको हम इस तरह से शो करते हैं, इंटीरियर ऑफ ए, इस तरह से उसे लिखा जाता है। मीन दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। या इसको इस तरह से भी मेंशन किया जाता है, ए के ऊपर छोटा सा सर्कल लगाकर। तो ये दोनों वैलिड नोटेशंस हैं। ओके, अब ओपन सेट से मुतालिक हम एक थ्योरम देखने लगे, बल्कि मैं ये डायरेक्टली लिखने लगा हूं कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हर मीट्रिक स्पेस जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये कैसे है? अब इसमें टोपोलॉजी क्या है? टा में ऐसी कलेक्शन है जो हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि ओपन सेट्स इन एक्स, कि मीट्रिक स्पेस एक्स में जितने भी पॉसिबल ओपन सेट्स हो सकते हैं उनकी कलेक्शन ले ली जाए और उसको टा कहा जाए। तो ये टा एक टोपोलॉजी फॉर्म करती है, यानी हर मीट्रिक स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। अब देखिए कैसे ये टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो यहाँ रिजल्ट्स ये हैं कि ओपन सेट्स इन एक्स में फाई भी मौजूद है, नंबर 1, फाई एंड एक्स बोथ बिलोंग टू टा, यानी फाई भी एक ओपन सेट है और एक्स खुद भी एक ओपन सेट है। नंबर 2, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा इज अ मेंबर ऑफ टा, यानी ओपन सेट्स का यूनियन, जितने मर्जी ओपन सेट्स का यूनियन लिया जाए वो अगेन एक ओपन सेट ही बनता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये टोपोलॉजी फॉर्म करता है। और नंबर 3 ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ टा इज अ मेंबर ऑफ टा, अगेन मेंबर ऑफ टा ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटीन्यूअस फंक्शन की। कंटीन्यूअस फंक्शंस हम रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं, कैलकुलस में भी पढ़ते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेसेस में भी पढ़ते हैं। तो ये तकरीबन एक जैसा ही कंसेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जस्ट उसकी डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की मदद से इसको एक्सप्लेन करने लगे हैं कि लेट एक्स डी एंड वाई डी टिल्डा बी टू मीट्रिक स्पेसेस। अब चूँकि x और y दो मुख्तलिफ मीट्रिक स्पेसेस हैं तो इन पर दो मुख्तलिफ मीट्रिक डिफाइन हो सकते हैं, इसलिए x के लिए मीट्रिक जो है उसे d से और y के लिए मीट्रिक को d टिल्डा से शो किया गया है। अब मैपिंग एक ऐसा फंक्शन t डिफाइंड फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूस at a point x naught belong to x if for every epsilon greater than 0, इसको ज़रा गौर से समझिएगा, if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that distance between t of x and t of x naught, लेकिन देखें कि ये चूँकि टी ऑफ एक्स और टी ऑफ एक्स नॉट मेंबर्स हैं वाई के, और वाई पर जो मीट्रिक डिफाइंड है वो डी टिल्डा है, तो इसलिए यहाँ डी टिल्डा लिखेंगे हम कि डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स एंड टी एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। तो ये इसकी मुकम्मल डेफिनेशन है। क्या है कि एक्स और वाई दो मीट्रिक स्पेसेस हैं,
एक ऐसा फंक्शन जो x से y की तरफ डिफाइंड है वो अपने किसी पॉइंट x0 पर कंटिन्यूस तब होगा, x0 के किसी पॉइंट x0 पर कंटिन्यूस तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि हम कोई मर्जी अपनी मर्जी से कोई भी एप्सिलॉन चुन लें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर डेल्टा मिलना चाहिए, और डेल्टा एक ऐसा नंबर है जो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन के चेंज होने से डेल्टा भी चेंज हो जाएगा, कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा ऐसा मिलना चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स एंड टी एक्स नॉट मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, कि जब एक्स और एक्स नॉट के दरमियान डिस्टेंस डेल्टा से कम हो तो उनके इमेजेस के दरमियान डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम हो। अच्छा, इसको हम एक और तरह से देखते हैं कि इस कंडीशन का मतलब ये है कि टी ऑफ एक्स must lie in open ball with center t of x naught and radius epsilon whenever x belong to an open ball b with center x naught and radius delta। इसकी हम थोड़ी सी यहाँ ज्योमेट्री बनाते हैं कि ये हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस x है, ओके, और ये मेट्रिक स्पेस है y। यहाँ से हम एक पॉइंट लेने लगे हैं x0। अच्छा, अगर ये x0 है और t एक ऐसा फंक्शन है जो x से y की तरफ है, तो यहाँ कोई इमेज भी होगा x0 का जिसे हम t ऑफ x0 कह देते हैं। अब क्या है कि हम एक अपनी मर्जी का एप्सिलॉन चुन लेते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी इसके गिर्द हम एक एप्सिलॉन रेडियस की एक ओपन बॉल बना लेते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एप्सिलॉन रेडियस की ओपन बॉल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए कि हम उस रेडियस की ओपन बॉल एक्स नॉट के गिर्द बनाते हैं। मान लें कि ये डेल्टा है, ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, तो मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया ताकि समझने में आसानी हो। ओके, अब क्या कहा गया है कि जब भी कोई पॉइंट इस ओपन बॉल के अंदर हो, यानी हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इस ओपन बॉल में है, ये ओपन बॉल है बी विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस डेल्टा, और ये ओपन बॉल है जिसका सेंटर एक्स टी ऑफ एक्स नॉट है और रेडियस एप्सिलॉन है। तो क्या है कि जब भी कोई पॉइंट एक्स इस ओपन बॉल के अंदर हो, उसका इमेज टी ऑफ एक्स इस ओपन बॉल के अंदर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, इसके पैरेलल एक और तरीका भी है, हम थ्योरम की फॉर्म में इसे देखते हैं। बाज़ बुक्स में कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ये लिखी जाती है जो अब मैं थ्योरम में बताने लगा हूँ, और ऊपर वाली जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो उसके रिजल्ट के तौर पर ली जाती है। तो अ मैपिंग टी फ्रॉम अ मेट्रिक स्पेस x to y is continuous if and only if h open in y implies t inverse of h open in x। क्या बताया गया कि हम y में कोई भी ओपन सेट लें, उसका इन्वर्स इमेज x में ओपन होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कि ये अगर x है और ये y है, y में हम कोई सा एक ओपन सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ओपन सेट है h जो कि y में मौजूद है, और t एक फंक्शन डिफाइंड है x से y की तरफ। उसका इन्वर्स इमेज अगर यहाँ लिया जाए, इन्वर्स इमेज से क्या मुराद है, t इन्वर्स ऑफ h में सेट x के वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिनका इमेज h में मौजूद होता है। तो ये वाला जो सेट बनेगा, यहाँ पर कोई एक सेट बनेगा, ये जो कि है t इनवर्स ऑफ h। अगर ये h ओपन हो y में और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग t इनवर्स ऑफ h ओपन हो x में, और ये कंडीशन y के हर ओपन सबसेट के लिए सेटिस्फाई हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन t कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके पैरेलल ये क्लोज के लिए भी वैलिड है कि t फ्रॉम x to y is continuous
if and only if k closed in y implies that T inverse of k is closed in X। कि अगर हर ओपन सेट का प्री इमेज ओपन हो या हर क्लोज सेट का प्री इमेज क्लोज हो तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ओके, तो इसके बाद हम एक और कंसेप्ट डिफाइन करते हैं, लिमिट पॉइंट। लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस and M be a subset of X। A point x naught belong to X is limit point या फिर accumulation point भी इसे कहा जाता है, is limit point of M if यूं कह लें कि if every neighborhood of x naught contains, बल्कि ये नहीं, हम इसके ओपन बॉल की मदद से इसे एक्सप्लेन करते हैं। if for every r greater than 0 open ball with center x naught and radius r intersection M minus x naught is non-empty। ओके, क्या मतलब है इसका कि हर वो ओपन बॉल जिसका सेंटर x नॉट है उसका m के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए और उसमें से उस पॉइंट को यानी उस ओपन बॉल के सेंटर को निकाल दिया जाए, फिर भी उसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, यानी वो एक नॉन एम्प्टी सेट हो। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ओपन बॉल विद सेंटर x नॉट एंड रेडियस r माइनस x नॉट एंड इंटरसेक्शन m शुड बी नॉन एम्प्टी। क्या मतलब है कि हर वो ओपन बॉल जिसका सेंटर x नॉट है और रेडियस r है, अगर उसके सेंटर को निकाल भी दिया जाए तब भी m के साथ कुछ एलिमेंट्स उसके कॉमन होने चाहिए। अगर ऐसा हो तो वो जो पॉइंट x नॉट है वो लिमिट पॉइंट कहलाता है और कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स डिराइव सेट कहलाता है। कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स of M is called derived set of M। और डिराइव सेट को यूं भी शो किया जाता है, M के ऊपर छोटा सा डिराइव D लिख दिया जाए तो, यानी ये कलेक्शन है उस सेट के जितने भी पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं उनकी। अच्छा, तो क्लोजर क्या है? Closure is the intersection of all closed supersets। Intersection of all closed supersets। Closure of M is intersection of all closed supersets of M। कि M अगर हमारे पास मैट्रिक स्पेस X का कोई भी सबसेट हो और उसका क्लोजर फाइंड करना हो तो क्या करें कि उससे बड़े जितने भी क्लोज सुपर सेट्स हैं, बड़े से मुराद है कि सुपर सेट, उससे बड़े जितने भी क्लोज सेट्स हैं उन तमाम का इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो हमें जो नया सेट मिलेगा वो सेट M का क्लोजर कहलाएगा। और ये डिफाइन कुछ इस तरह से है, इसे यूं लिखा जाता है क्लोजर को M के ऊपर छोटी सी लाइन लगा के, M क्लोजर दैट इज इक्वल टू M यूनियन M डिराइव्ड सेट। कि किसी सेट का क्लोजर फाइंड करना हो तो उस सेट के तमाम एलिमेंट्स और उस सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स का यूनियन ले लिया जाए तो वो उस सेट का क्लोजर मिलता है। अब डेंस सेट से क्या मुराद है? एक ऐसा सेट जिसका क्लोजर पूरी स्पेस के इक्वल हो, M इज डेंस इन X इफ क्लोजर ऑफ M इज इक्वल टू X। एक ऐसा सेट जिसका क्लोजर पूरी स्पेस के इक्वल हो वो डेंस
सेट या डेंस सबसेट कहलाता है। और एक ऐसी स्पेस जिसमें काउंटेबल डेंस सबसेट मौजूद हो उसे सेपरेबल स्पेस कहा जाता है। यूं कहें कि X इज सेपरेबल if there exists some countable dense subset। कि अगर मीट्रिक स्पेस का कोई ऐसा सबसेट हो जो काउंटेबल भी हो और डेंस भी हो, दैट इज देयर एग्जिस्ट सम सबसेट M काउंटेबल एंड कोलेयर ऑफ M इक्वल X। अब काउंटेबल भी यहाँ देख लें कि काउंटेबल एक ऐसा सेट होता है जिसमें और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के दरमियान बाइजेक्शन पाई जाए। M is countable if there exists bijective function f from set of natural numbers, ये n set of natural number के लिए from m to m, एक ऐसा सेट जिसमें और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स के दरमियान बाइजेक्शन पाई जाए, यानी उसके उतने ही एलिमेंट्स हों जितने के नेचुरल नंबर्स हैं, तो उसको हम काउंटेबल सेट कहते हैं। तो एक ऐसी स्पेस जिसके अंदर कोई ऐसा काउंटेबल सबसेट हो जो डेंस भी हो, यानी जिसका कोलेयर पूरी स्पेस के इक्वल हो, तो हम उस स्पेस को सेपरेबल स्पेस कहते हैं। ओके, तो चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं सेपरेबल स्पेसेस की। नंबर 1, set R is separable with usual metric space। Okay, similarly set C is separable। C means set of complex numbers with usual metric defined on C। अब डिस्क्रीट मेट्रिक के बारे में क्या ख्याल है कि डिस्क्रीट मेट्रिक सेपरेबल कब होती है? तो डिस्क्रीट मेट्रिक is separable, discrete metric X is separable if and only if X is countable। ये क्यों है? तो देखिए, अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस हो तो उसमें सिर्फ X ही एक ऐसा सेट होता है जिसका कोलेयर पूरी स्पेस के इक्वल हो। थोड़ा इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर देते हैं कि अगर X हमारे पास एक डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है तो इसका हर सबसेट क्लोज है, देन एवरी सबसेट ऑफ X इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि हर सबसेट ओपन भी है और हर सबसेट क्लोज भी है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेट का कोलेयर फाइंड किया जाए तो वो खुद होगा, क्योंकि क्लोज सेट का कोलेयर वो खुद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि X एक ऐसा सेट है जिसका कोलेयर X है। X के अलावा और कोई सेट, उसका कोई ऐसा प्रॉपर सबसेट है ही नहीं जिसका कोलेयर X के इक्वल हो, क्योंकि हर सबसेट का कोलेयर वही सेट है। तो सिर्फ X ही एक ऐसा सेट है जिसका कोलेयर X है। तो अब अगर ये स्पेस सेपरेबल है तो सेपरेबल होने के लिए तो ज़रूरी है कि उसके अंदर कोई काउंटेबल सबसेट मौजूद हो जो डेंस भी हो। तो इसमें जो डेंस है वो तो सिर्फ X है। तो इसके सेपरेबल होने के लिए ज़रूरी है कि X खुद एक काउंटेबल सेट हो, और अगर X काउंटेबल नहीं होगा तो फिर डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस भी सेपरेबल नहीं होगी। नंबर 3, L इन्फिनिटी जो स्पेस हमने डिफाइन की थी, दिस इज आल्सो सेपरेबल। सॉरी, दिस इज नॉट सेपरेबल। इसे बुक से इसका प्रूफ देखा जा सकता है। तो हमने जहाँ कुछ सेपरेबल स्पेसेस की एग्जांपल्स पढ़ी, वहीं हमें एक ऐसी स्पेस की एग्जांपल भी मिल गई जो कि सेपरेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ऐसा सबसेट ही नहीं है जो काउंटेबल भी हो और डेंस भी हो। अगर हम इसमें कोई ऐसा काउंटेबल सबसेट फाइंड भी कर लेते हैं तो वो डेंस नहीं होगा, और अगर कोई डेंस सबसेट फाइंड कर लेते हैं तो वो काउंटेबल नहीं होगा। नंबर 4, L पावर P स्पेस
where P is greater than or equal to 1 and less than infinity is separable। L पावर P स्पेस हम पहले पढ़ चुके हैं। ये ऐसी स्पेस है जिसके एलिमेंट्स ऐसी सीक्वेंसेस हैं जिनकी pth पावर सीरीज कन्वर्ज करती है। ओके, तो चंद एक रिजल्ट्स हैं जो कि एक्सरसाइजेज में हैं, उनको हम देखते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को हम यहीं वाइंड अप करते हैं कुछ। तो एक क्वेश्चन है कि अ सबसेट A of a metric space X is open if and only if A is union of open balls। तो ये ओपन सेट का एक और क्राइटेरिया है कि एक ऐसा सेट जो ओपन बॉल्स का यूनियन हो वो एक ओपन सेट होता है, और अगर कोई सेट ओपन हो तो वो कुछ ओपन बॉल्स का ही यूनियन होता है। ओके, एक और स्पेस है जो कि सेपरेबल नहीं है, B ऑफ ए बी, यानी बाउंडेड फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल A to B where A is less than B, this is not separable। ओके, हम एक ओपन कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूस फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें ओपन सेट्स का इन्वर्स इमेज ओपन सेट हो, या फिर हमने एक एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ी, या उसके पैरेलल ये भी पढ़ा कि अगर क्लोज सबसेट का इन्वर्स इमेज क्लोज सेट हो तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि ओपन सेट का इमेज ओपन हो। इन अ कंटिन्यूस फंक्शन the image of open set need not to be open। इन्वर्स इमेज तो ओपन होता है अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स स्पेस X है और ये मैट्रिक्स स्पेस Y है। हम यहाँ पर एक ओपन सबसेट ले लेते हैं सेट X के अंदर H, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका जो इमेज है f ऑफ H वो Y में ओपन हो।